अब हम लाइट के बाद जो दूसरा फैक्टर बात करने जा रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एनसीईआरटी से कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड द मेजर लिमिटिंग मेजर लिमिटिंग क्योंकि CO2 ही तो मेन ग्लूकोज बनाने वाला है ना सर। ग्लूकोज बन रहा है डार्क रिएक्शन में जी बिल्कुल, और डार्क रिएक्शन में CO2 का जो फिक्सेशन है, CO2 का जो रिडक्शन है वही तो होगा, उससे ग्लूकोज बनेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एनसीईआरटी कह रही है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अगर ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है और प्लांट उसे किस अमाउंट में अच्छे से यूज कर पा रहा है। जी बिल्कुल। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ही आपको लिख के दे रही है, डाटा आपको एनसीईआरटी का ही बताया जा रहा है बच्चे कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत कम है, वो है बिटवीन 0.03 टू 0.04%। अब इस परसेंटेज को जब हम माइक्रोन पर लीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 300 माइक्रोन पर लीटर। हाँ जी, या फिर हम कहें 40 के लिए 400 माइक्रोन पर लीटर। अच्छा, 0.03 का मतलब ये परसेंटेज को मैं माइक्रोन पर लीटर में चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 300 टू 400 हो गया। बिल्कुल। अब इन एवरेज लें हम बीच में तो 360 380 के लमसम आएगी एवरेज। हाँ जी बिल्कुल, है ना कि इतनी CO2 प्रेजेंट है प्रेजेंट कंडीशन में भी अपन बिल्कुल जो प्रेजेंट कंडीशन में है ये लो है। जी सर। और प्लांट अगर अपनी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं उनके पास CO2 की तो वो कह रहे हैं कि भाई उनका फोटोसिंथेसिस 0.05% तक बढ़ता है, मतलब 500 माइक्रोलीटर पर लीटर। बिल्कुल। अब मेजर लिमिटिंग फैक्टर होने का कारण यही हो गया हाँ जी कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है 0.05% तक। हाँ जी। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट है 300 से 400 माइक्रोन पर लीटर तक। जी सर, सही है। इसका मतलब 500 माइक्रोन पर लीटर से तो कम ही है, कम है बिल्कुल। और ये हमेशा कम ही रहेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में है ही इतनी। बस इसको अपन ऐसे बढ़ा भी तो नहीं सकते। तो ये तो लिमिटिंग फैक्टर ही रहेगी हमेशा। कि जैसे लाइट हमने कहा था कि रेयरली लिमिटिंग होती है क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है, और ये हमेशा मतलब लिमिटिंग होती है क्योंकि ये जरूरत से कम है। जरूरत से कम है। इसलिए तो मैंने कहा था एक सुहावना दिन है और सारी कंडीशंस नॉर्मल हैं और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा लिमिटिंग है तो आपका आंसर तो आएगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर में कम। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि ये इंक्रीज कंसंट्रेशन अप टू 0.5 करें जी तो रेट बढ़ेगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ाते हैं आप, वही बात है एक्सेस वाली। हाँ एक्सेस वाली कि भाई इतने तक तो वो अच्छा करेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ना आप तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं इंक्रीज in the concentration up to 0.05% can cause an increase in the CO2 fixation rate. Beyond this level, इस लेवल से अगर आप ऊपर जाते हैं can be become damaging over longer period। अगर आप लंबे टाइम तक ये CO2 इस प्लांट को दे रहे हैं, हाई CO2 कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो उसका जो फोटोसिंथेसिस है ना वो कम हो जाएगा, प्लांट का जो प्रोसेस है ना वो डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल। कारण क्या है कि हाई CO2 कंसंट्रेशन पर जो स्टोमेटा है प्लांट के वो क्लोज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ सेल्स में एसिडिटी बढ़ जाती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होना तो एसिड फॉर्मेशन होता है सेल्स में। बिल्कुल। तो उस वजह से क्या होगा कि प्लांट पर उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा और जो प्रोसेस है वो डाउन चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए CO2 जो है वो भी एक लिमिट तक चाहिए, लेकिन जितनी लिमिट चाहिए ना उससे तो कम ही है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ये लिमिटिंग रहती है। बिल्कुल। और C3 और C4 प्लांट दो है हमारे पास। अब ये CO2 को रिस्पॉन्ड भी अलग अलग तरीके से करते हैं कि C3 और C4 प्लांट दो प्लांट हैं। जी बिल्कुल। एटमॉस्फेयर में CO2 जो प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को एक ही तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। C3 की अपनी खुद की कंसंट्रेशन है कि भाई इतने पे अच्छा काम करूंगा, और C4 की अपनी खुद की, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब आपको ये नहीं समझना कि C3 और C4 प्लांट जो है वो एटमॉस्फेरिक CO2 को अपने एक ही तरीके से यूज कर रहे हैं, नहीं। उनका रिस्पॉन्स के लिए कंसंट्रेशन अलग है और इनका रिस्पॉन्स के लिए कंसंट्रेशन अलग है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ लो लाइट कंडीशंस हो तो CO2 को कोई भी प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। देखिए CO2 का रिडक्शन या फिक्सेशन हम करवाते हैं डार्क रिएक्शन और ग्लूकोज का हमने फॉर्मेशन करवाया। जी बिल्कुल। लेकिन डार्क रिएक्शन चलाने के लिए हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी चाहिए। जी, वो ATP और NADPH। बिल्कुल, ATP और NADPH तो उनके बिना डार्क रिएक्शन चलेगी नहीं। अब आप CO2 तो प्लांट को दे रहे हो हाँ। और लाइट है ही नहीं, लाइट लो, बहुत ज्यादा लो कर दी अपने, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करवाओगे? जी यही कारण तो है कि हम कहते हैं कि प्लांट्स रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, लाइट नहीं। क्या रात को CO2 नहीं होती एटमॉस्फेयर में? बिल्कुल सर, होती है। लेकिन
लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। जी, रात को मतलब CO2 बढ़ाते जाए चाहे उसको कुछ फर्क ही नहीं बिल्कुल, पड़ने वाला। एटमॉस्फेयर की CO2 को प्लांट रात को क्यों करेगा रिस्पॉन्ड? क्यों करेगा? लाइट ही नहीं जी, है। बिल्कुल। लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन चलेगी तो ATP और NADPH2 बनेगा और CO2 का यूज हो पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस दिन में ही चलेगा। बहुत कम लाइट है तो फिर वहां पे लाइट मेन रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, लाइट वो लिमिटिंग हो चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि CO2 को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सर CO2 की जैसे अपन बात करें कि 300 से 400 माइक्रोलीटर पर लीटर ये एटमॉस्फेयर में है ना, तो आपने अभी बताया कि दोनों प्लांट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल अलग-अलग है ना सर, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है अपनी। बिल्कुल सर। तो C4 प्लांट की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि सर 360 माइक्रोलीटर पर लीटर मेरे को चाहिए, इस पे मैं अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगा। ये कह रहा है सैचुरेशन आता है, मतलब C4 प्लांट के लिए 360 अगर माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 है एटमॉस्फेयर में तो वो फुल एफिशिएंसी से फोटोसिंथेसिस मतलब इसको मैं परसेंटेज में बांट दूं 0.036% हो गया। बिल्कुल सर, है ना सर? जी बिल्कुल। और C3 प्लांट जो होते हैं सर, ये कह रहा है दे रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 concentration and saturation is seen beyond 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। 450 के बाद लगभग। जी सर, तो मतलब ये तब खुश होंगे C3 वाले प्लांट जब इनको 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 एक बात क्लियर कर दूं बच्चा के लिए कि भाई C3 को CO2 ज्यादा चाहिए और C4 को CO2 कम चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया बच्चों को। देखिए बच्चों, ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट के लिए हमारा जो सैचुरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर आ रहा है। और अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं सर, तो इसके लिए कितना आ रहा है? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर आ रहा है। अब देखिए सर, आपने अभी कहा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर अगर अपन अभी प्रेजेंट कंडीशन लेके चले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो चल रही है लगभग 360 से 380 के लगभग। सही है, माइक्रोलीटर पर लीटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये हुई एटमॉस्फेयर की अभी प्रेजेंट कंडीशन। उन्होंने 300 से 400 के बीच में बोला था। बिल्कुल, तो हाँ। 360 तो अभी तो बढ़ ही रहा है एटमॉस्फेयर लेवल CO2 का, तो 360 से 380 का अपन रेशो ले रहे हैं। तो देखिए सर, ये जो 360 से 380 है, ये C4 प्लांट के लिए तो बहुत है। इसको चाहिए इतना, इसको 360 चाहिए, उतनी मिल रही है अच्छे से। बिल्कुल, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो C4 प्लांट के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो खुश है कि हाँ अपन को बहुत मिल रही है। जितना मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है। बिल्कुल। लेकिन C3 प्लांट की बात करें सर, इनको कितनी चाहिए? बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर, मतलब 450 से भी ज्यादा। तो इनके लिए तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 भी क्या पड़ रही है? कम बढ़ रही है। तो बच्चों ये बात याद रखनी है यहाँ पे। ये देखिए, the current availability of CO2 level is limiting for the C3 plant, not for C4 plant. मीन्स C3 प्लांट्स के लिए जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल है वो कम है, वो लिमिटिंग है उनके लिए। मतलब वो सुहावने दिन वाला आपने जो एग्जांपल लिया था कि बाकी सारी कंडीशन नॉर्मल, अब से कोई पूछ ले कि प्लांट के लिए क्या लिमिटिंग है, तो आपने आंसर कहा था सर वो बिल्कुल CO2 कार्बन। अब बच्चे अच्छे से समझ गए उस बात को। यहाँ तो मतलब वो बात सिर्फ C3 पर एप्लीकेबल है, वो C3 पे एप्लीकेबल है। सुहावने दिन के लिए C4 तो बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन हम अगर बात करें C3 की तो उनके लिए लिमिटिंग ही रहेगी CO2। बिल्कुल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 उनसे ज्यादा ही चाहिए, C3 ज्यादा ही चाहिए। बिल्कुल सर। और फिर इसमें आगे और बात करें अपन कि C3 प्लांट जो है वो हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ जी। मींस अगर उनको CO2 और दी जाए तो और अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे ही CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छे से फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। लेकिन C4 के लिए अगर अपन बढ़ाएं CO2 तो उन पे कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी सैचुरेशन पे है, ऑलरेडी जितनी CO2 चाहिए थी उतनी CO2 उनके लिए है अवेलेबल। अब और बढ़ाएं तो भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती है, मतलब जो ग्रीन हाउस एरिया है उसमें अगर अपन क्रॉप किसी प्लांट को उगाएं, जैसे ये देखिए सर, ये मैंने बनाया एक ग्रीन हाउस एरिया। ये ग्रीन हाउस एरिया जी, ग्रीन हाउस एरिया वो एरिया है जहां पर ऐसी गैसेस मिलेगी जो जैसे CO2 जिसमें ज्यादा होती है, उस एरिया को अपन कहते हैं ग्रीन हाउस एरिया। यहाँ पे सर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है। ग्रीन हाउस के बारे में बच्चा इकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाला है कि ग्रीन हाउस एरिया जो होता है वो एरिया है वहां पे ये गैसेस ज्यादा होती है, टेम्परेचर वगैरह ज्यादा बढ़ाती है, जिस उनमें से सबसे जो मेन गैस है वो अपनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहने वाला है। ग्रीन हाउस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा अमाउंट होती है, वो वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से पढ़ेंगे इस बात को। तो सर इसके अंदर अगर एक मैं C3 प्लांट को ग्रो करवाऊं, C3 प्लांट को, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इसका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए CO2 चाहिए थी अपने को 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, और एटमॉस्फेयर में तो है 360 380 से भी ज्यादा चाहिए बियॉन्ड 450। बिल्कुल सर। और अब तो एटमॉस्फेयर में कितनी चल रही है? 360 380 बता रहे हैं हम। और ग्रीन हाउस एरिया के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जी, मतलब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन। तो C3 प्लांट वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर
कि जैसे अपन फर्टिलाइजर यूज करके किसी प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर CO2 ज्यादा करूं मैं C3 प्लांट के लिए तो उसका प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब CO2 उस प्लांट के लिए एक फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का रोल प्ले कर रही है। और इसी बात को एनसीईआरटी ने और अपने मॉड्यूल में जो बातें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कहते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। कि CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट मींस CO2 इस प्लांट के लिए C3 प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम कर रही है। और ये आप कहां करवा सकते हो? इजीली ग्रीन हाउस एरिया में चेक कर सकते हो। और हमने किया भी है ऐसा बच्चों। देखिए किसके साथ, टोमेटो प्लांट और जो बेल पेपर है, इनको जब इस एरिया में ग्रो करवाया गया तो इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन दिया। मतलब नॉर्मल एरिया में ग्रो करवाया और एक टोमेटो और बेल पेपर के सेम प्लांट्स को अपन ने ग्रीन हाउस एरिया में ग्रो करवाया, तो ग्रीन हाउस एरिया में उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन दिया। इसका मतलब CO2 को अपन एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन से प्लांट के लिए? सिर्फ C3 के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक CO2 उनके लिए लिमिटिंग रहेगी। जी बिल्कुल। तो दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हाई यील्ड, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे C3 प्लांट। जी बिल्कुल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लगभग अपन ने सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली है सर इनके लिए। हाँ, लाइट की भी बात कर ली हमने, लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, और नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देखिए फोटोसिंथेसिस सेल्स में चल रहा है, प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है। और सेल्स की जब बात आती है बच्चे तो मेटाबॉलिज्म आ जाता है। कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सेल्स में चल रही है, उनको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। और उनमें खूब सारे एंजाइम काम करते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो डार्क रिएक्शंस की बात आ रही है और लाइट रिएक्शन की बात आ रही है। फोटोसिंथेसिस में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी डार्क रिएक्शंस और दूसरा हमने पढ़ा लाइट रिएक्शंस। बात ये आती है कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से ज्यादा एंजाइम काम किसमें करते हैं? जी बिल्कुल। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो तो लाइट ड्राइवन है, वो तो लाइट ड्राइवन है। लाइट गिरी, जी गिरी, लाइट रिएक्शंस चली, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, हाँ जी, और एटीपी वगैरह और NADPH अपन ने बनाया। सही है। जी सर। लेकिन डार्क रिएक्शन तो प्योरली केमिकल रिएक्शंस थी। हाँ जी, क्योंकि लाइट रिएक्शन में हमने जो एनर्जी बनाई थी ATP और NADPH2 वो केमिकल्स थे। हाँ जी। और उन केमिकल्स को हमने केमिकल रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में यूज किया था। बिल्कुल सर। तो अगर पूछा जाए कि भाई ज्यादा केमिकल रिएक्शन लाइट रिएक्शन में हो रही है, डार्क रिएक्शन में हो रही है, तो बात आती है डार्क रिएक्शन में हो रही है। जी बिल्कुल, डार्क रिएक्शन में। अब जहां केमिकल रिएक्शंस ज्यादा हो रही हैं लिविंग सेल में, वहां एंजाइम भी ज्यादा काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट किस पे? लाइट रिएक्शन पे ज्यादा या डार्क रिएक्शन पे ज्यादा? ऑब्वियसली डार्क पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स प्रेजेंट है और एंजाइम टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। तो एक बात यहां से क्लियर कर लेनी चाहिए हमें कि भाई फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस होती हैं, डार्क रिएक्शंस होती हैं, लेकिन डार्क रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट होती हैं टेम्परेचर से। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, मॉड्यूल में मिलेगी। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन में एंजाइम नहीं काम कर रहे, लेकिन कम काम कर रहे हैं। तो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट, मतलब कम इफेक्ट हो रही है डार्क की कंपेयर में। बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें तो अपन ने थोड़ी सी रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन डार्क रिएक्शन में तो C3 जो पाथवे था, C4 पाथवे था, कितनी सारी फोटो रेस्पिरेशन खूब सारी हमने केमिकल रिएक्शंस वहां पर, और रूबिस्को और पेप्टेज अपने मेन एंजाइम वही काम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए। बिल्कुल एग्जैक्ट बात सबने बोली कि जो एंजाइम हमने पढ़े वो ज्यादा से ज्यादा हमने कहां पढ़े? डार्क रिएक्शंस में पढ़े। फिर C4 प्लांट्स और C3 की बात आती है। हमने दो टाइप के प्लांट्स पढ़े, एक हमने पढ़े C4 प्लांट्स और दूसरे हमने पढ़े C3 प्लांट्स। अब टेम्परेचर की बात आ रही है, तो हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम C4 प्लांट्स को कहते हैं कि C4 प्लांट्स आर स्पेशल, और इवोल्यूशन में बाद में आए। बिल्कुल सर। क्योंकि इनकी स्पेशलिटी में एक लाइन ये भी है, हम बोलते हैं कि भाई ये हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे हमने C4 पाथवे पढ़ा था ना, हाँ जी सर। तो रीजनरेशन में एक एंजाइम पढ़ा था PPDK, वो लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम था, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। लो टेम्परेचर सेंसिटिव, मतलब ये लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे अच्छे से काम करेगा। तो इसका मतलब C4 प्लांट्स जो होते हैं वो C3 की कंपेयर में ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो जैसे C4 का अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस C4 का। और अगर हम बात करेंगे अपने C3 प्लांट्स की तो 20 से 25, 20 से 27, 20 से 30 ये टेम्परेचर आता है। तो C3 प्लांट कम टेम्परेचर पे काम करते हैं और C4 प्लांट एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। जी सर। टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों प्लांट्स के लिए, C3 है C4 है। अब दोनों में मैंने कहा कि C4 प्लांट के लिए अलग और C3 के लिए अलग है। जी बिल्कुल। लेकिन अब C3 जो प्लांट्स है ना, उनके लिए भी हम फिक्स नहीं कर सकते टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल। वो डिपेंड करता है उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पर।
भी आप एक C3 प्लांट है ना, वो ग्रो कर रहा है पहाड़ों में, हाइट पे जी, वहां टेम्परेचर होता है कम जी, और एक कर रहा है डेजर्ट में रेगिस्तान में जी, है ना, दोनों ही C3 प्लांट हैं, लेकिन दोनों के लिए जो टेम्परेचर की रेंज आएगी ना वो अलग अलग आएगी, वो अलग अलग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके वो अपने एनवायरमेंट के लिए अडॉप्ट है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है ना प्लांट पर, वो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी है कि भाई उन्होंने कैसी अडॉप्टेशंस ले रखी हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझे बच्चे, तो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होते हैं। हाँ जी। देन द प्लांट अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, जो टेम्परेट क्लाइमेट के प्लांट हैं उनको कंपेयर करें हम किसके साथ? ट्रॉपिकल प्लांट्स के साथ। तो ट्रॉपिकल तो करते हैं हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव, और जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले हैं वो करते हैं लो टेम्परेचर। जी सर, यहाँ तो आपका वो मौसम सुहाना रहता है। हाँ, यहाँ तो मौसम सुहाना रहता है। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की जब भी बात आएगी ना फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के लिए, तो वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस भी साथ में काम करेंगी कि भाई प्लांट ने अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। तो ये बातें आपको पढ़नी है टेम्परेचर में। मतलब अपन लाइट पढ़ चुके उसके बारे में, और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, और टेम्परेचर भी पढ़ लिया। अब जो अगर नेक्स्ट अपना फैक्टर है वो है बच्चों वाटर। तो वाटर की बात करें तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों की प्लांट के लिए वाटर जो है वो जितना एब्जॉर्ब करता है उसमें से बहुत सारा वाटर तो वो ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेट कर देता है। बहुत ही कम अमाउंट में वाटर यूज करता है, 1-2% वाटर वो फोटोसिंथेसिस में। मतलब प्लांट ने अगर 100 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए ना, तो 90 से 99 तो वो ट्रांसपिरेशन में निकाल देता है, वेपराइज कर देगा उसको। बस 1-2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो 1-2% जो वाटर है वो उतना ही यूज करता है फोटोसिंथेसिस में। कहने का मतलब कि वाटर जो है वो वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने लाइट रिएक्शन में देखा था सर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया था जिसने हाइड्रोजन और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिए थे। बिल्कुल, ग्रेडियंट डेवलप करवाया, इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल्स के हैं वो बैलेंस वाटर करवाता है, वो बैलेंस वाटर करवाता है। तो वाटर फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल देखें तो वाटर के लिए प्लांट को ज्यादा वाटर की टेंशन नहीं है, क्योंकि 1-2% वाटर में उसकी रिक्वायरमेंट सफिशिएंट फुलफिल हो जाती है। तो वाटर जो होता है बच्चों वो क्या करता है, प्लांट पे डायरेक्टली उसके पे कोई फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं है उसका। जैसे अपन कहें कि देखो बच्चों, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है वहां का। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन दी डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्ट उसका ज्यादा रोल इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली लेकिन वो वाटर प्लांट को परेशान करने वाला प्लांट को अफेक्ट कर देता है। जी बिल्कुल। प्लांट को कैसे करता है बच्चों, देखो मान लीजिए प्लांट के पास वाटर की कमी है या ट्रांसपिरेशन में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने लग गया, तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आते ही वो अपनी स्टोमेटा क्लोज करता है। स्टोमेटा क्लोज करके अपनी लीफ जो ऐसे एक्सपोज हुई है उसको विल्ट कर लेगा। अब लीफ विल्टिंग हो गई, देखिए पहले इतना सरफेस एरिया था, तो कितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, लीफ मुरझाते उसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज होने से गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो अंदर आनी थी एटमॉस्फेयर से, वो नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो गिर जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसे हम इस बात से भी समझ लें कि जैसे आपने कहा कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस आई हैं, लीफ विल्ट हो गई है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गया, और मेटाबॉलिज्म चलता ही पानी में। जी बिल्कुल। लिविंग सेल्स में मेटाबॉलिज्म चलाना है आपको, तो बिना वाटर को तो चला नहीं सकते। साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम पार्ट तो वाटर है ना, तो वाटर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया, और फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिक पाथवे है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जो वाटर का स्ट्रेस है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि पूरे प्लांट को अफेक्ट करता है। मेरे सामने गमले में एक प्लांट है और मैं बच्चे को कहूंगी बताओ इसको CO2 ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है, अब देख के बच्चा कैसे बताएगा इसको CO2 कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है, या उसको कहूं कि भाई इसको बता ठंड लग रही है गर्मी लग रही है, इसका टेम्परेचर कैसा है, बिल्कुल वो भी अच्छे से नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ये कहूं ना कि इसको देख के बता कि इसमें पानी ज्यादा है या कम है, तो वो प्लांट को देख के बता देगा। अगर तो वो मुरझाया हुआ प्लांट है तो कहता है सर इसमें पानी बहुत कम है, इसका मतलब पूरे वाटर का जो स्ट्रेस है ना उसका इफेक्ट पूरे प्लांट पर दिख रहा है। और अगर वो बिल्कुल खिला है तो कहेगा सर पानी खूब है, मस्त चल रहा है इसका काम। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टर्स को लेकर हम जब बात करते हैं वाटर की, तो वाटर फोटोसिंथेसिस पे तो इफेक्ट कर ही रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ ये पूरे के पूरे प्लांट को भी अफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो हम ये बोल दें कि ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि जो वाटर स्ट्रेस है वो पूरे प्लांट को ही ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये तो हुए फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स जो आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों में गिवन है, जिसमें हमने लाइट पढ़ा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, हमने टेम्परेचर की बात की, और हमने वाटर की बात की। जी सर।